हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन यूनिवर्स डबल टू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक और सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन और कूलिंग सिस्टम, दैट इज़ विदाउट इवेपोरेटिव कूलिंग टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है मेन कंप्रेसर। और ये कंप्रेशर, इस कंप्रेशर को ड्राइव किया जाता है, दैट इज ड्रिवन बाय गैस टरबाइन। इसको गैस टरबाइन की हेल्प से ड्राइव किया जाता है। जो मेन कंप्रेसर और गैस टरबाइन है, दे आर कपल्ड विद ईच अदर। और जो सेकंड हमारे पास कंपोनेंट होता है इसके अंदर, वो होता है हीट एक्सचेंजर। इस सिस्टम के अंदर एक हीट एक्सचेंजर होता है फॉर कूलिंग पर्पज़ के लिए। थर्ड पार्ट होता है इसके अंदर कूलिंग टरबाइन। कूलिंग टरबाइन में बेसिकली जो एयर है उसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस हो जाए। और जो फोर्थ पार्ट होता है इसके अंदर, वो होता है एग्जॉस्ट और कूलिंग फैन। और इसको कूलिंग टरबाइन की हेल्प से रन करते हैं। और जो कूलिंग फैन है, बेसिकली जो रैमिंग एयर होती है हीट एक्सचेंजर में, उसको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन चार कंपोनेंट्स को अब हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि पूरे सिस्टम के अंदर इनकी जो अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इन सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वो किस टाइप से है, उसको एक डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे। तो ये जो डायग्राम हमारे पास है, ये डायग्राम हमारे पास है सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो इस डायग्राम में देखते हैं कि जी ये मेन कंप्रेसर है, और मेन कंप्रेसर दैट इज कपल्ड विद गैस टरबाइन। और ये कंबस्शन चैम्बर है, और ये हीट एक्सचेंजर है, ये कूलिंग टरबाइन है, और ये एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग फैन है। तो हम देखेंगे कि इसकी जो वर्किंग है वो किस टाइप से है। वर्किंग में मेनली सबसे पहले ये एटमॉस्फेयर में एम्बिएंट एयर है। जो एम्बिएंट एयर है इसको हम एटमॉस्फेरिक एयर भी कहते हैं, दैट इज एम्बिएंट एयर और एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये एयर एंटर करती है एयरक्राफ्ट के अंदर। तो जब ये एयर अंदर जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है रैमिंग एयर में। और जो रैमिंग एयर का जो टेम्परेचर है, वो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एयर की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इसके इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज में। उसके बाद जो रैमिंग एयर है वो एंटर करती है मेन कंप्रेसर में। तो मेन कंप्रेसर में जब रैमिंग एयर को भेजा जाता है, और जब मेन कंप्रेसर से रैमिंग एयर पास करती है, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। तो मेन कंप्रेसर के बाद जब रैमिंग एयर आएगी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, उसके कुछ पोर्शन को गैस टरबाइन में भेजा जाता है कंबस्शन चैम्बर के थ्रू। और बाकी जो अमाउंट है एयर की, जो हॉट एयर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एयर है, उसको हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है। तो जब जब ये हाई हमारे पास जो एयर है, जो कंप्रेसर से एयर आई है, जब वो हीट एक्सचेंजर से पास करेगी, मेनली जो हीट एक्सचेंजर का काम है, जो एयर हमें मिली है उस एयर को ठंडा करना। क्योंकि जो एयर मेन कंप्रेसर से आएगी उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो गए हैं। तो अब इस एयर के जो टेम्परेचर को उसको मेनली कम करना है, और जिसको हम हीट एक्सचेंजर की हेल्प से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस हीट एक्सचेंजर में कैसी होगी, क्योंकि ये जो ट्यूब है ये हीट एक्सचेंजर की है, और इसके ट्यूब के अंदर से हॉट एयर जाएगी, और जो हीट एक्सचेंजर का आउटलेट है
यहाँ पे हमें कूल्ड एयर मिलेगी। अब ये जो प्रोसेस है हॉट एयर कूल्ड एयर में कैसे कन्वर्ट होगी, अब इसमें मेनली क्या है कि जो रैमिंग एयर है इस सेक्शन के थ्रू हीट एक्सचेंजर में पास करेगी, और जब ये टॉप टू बॉटम आएगी, क्योंकि जो रैमिंग एयर है उसका टेम्परेचर जो एयर हीट एक्सचेंजर के ट्यूब के अंदर है उसके टेम्परेचर से कम है, और हमें पता है कि जो हीट ट्रांसफ़र करती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ करती है, जिससे क्या होगा कि जो ये वार्म एयर है इसकी जो हीट है वो रैमिंग एयर से एब्जॉर्व हो जाएगी, रैमिंग एयर में एब्जॉर्व हो जाएगी, और जो रैमिंग एयर है वो हीट एक्सचेंजर से बाहर चली जाएगी बाई टेकिंग द हीट फ्रॉम द वार्म एयर दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर। तो हमें बाद में जो हीट एक्सचेंजर के आउटलेट पे जो एयर मिलेगी उसका टेम्परेचर जो एयर हीट एक्सचेंजर के आउटलेट पे है उसके टेम्परेचर से कम होगा। तो उसके बाद ये जो एयर है वो यहाँ से हीट एक्सचेंजर के आउटलेट से वो एयर जाएगी पाइप के थ्रू कूलिंग टरबाइन में। जो कूलिंग टरबाइन है इसका मेन काम क्या है कि जो कूलिंग टरबाइन है इसमें जो एयर हम भेजते हैं कूल्ड एयर होती है उसको बेसिकली एक्सपेंड करना, उसको एक्सपेंशन देना, कि जब कूलिंग टरबाइन के अंदर एयर एक्सपेंड होगी तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है उसके जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है उन दोनों को रिड्यूस करना, क्योंकि जो प्रेशर और टेम्परेचर कूलिंग टरबाइन से जब पास होंगे वो दोनों कम हो जाएंगे, और जो एयर कूलिंग टरबाइन के आउटलेट से आएगी उसका टेम्परेचर एम्बिएंट और एटमॉस्फेरिक एयर के टेम्परेचर से बहुत कम होगा। जो टेम्परेचर हमें यहाँ पे है उससे काफ़ी कम टेम्परेचर हमें कूलिंग टरबाइन के आउटलेट पे मिलेगा, और जब कूलिंग टरबाइन से ये प्रोसेस होगी उसके बाद जो चिल्ड एयर हमें मिलेगी कूलिंग टरबाइन के आउटलेट पे, उस एयर को दो जगह पे हम भेज सकते हैं। क्योंकि जो अगर एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट में मेनली दो जगह हमें एयर कंडीशनिंग और कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होता है कि जहाँ पे हमारे फूड्स और प्रिजर्वेटिव्स या ड्रिंक्स रखे होते हैं वहाँ पे हमें फ्रीजिंग चैम्बर के अंदर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ डायरेक्टली ही कूलिंग टरबाइन से चिल्ड एयर को वहाँ डायरेक्टली भेजा जाता है ताकि जो फूड्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं वो स्पॉइल ना हो, वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए हमें काफ़ी कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसी वजह से वहाँ पे चिल्ड एयर को डायरेक्टली सेंड किया जाता है। और जो दूसरा सेक्शन होता है वो होता है कैबिन, जहाँ पे पैसेंजर्स बैठे होते हैं, जो कॉकपिट होता है जहाँ पे पायलट बैठा होता है, तो वो होता है कैबिन। क्योंकि जब ये एयर डायरेक्टली कैबिन से पास करेगी, क्योंकि जो कैबिन का जो टेम्परेचर है वो जो ह्यूमन बॉडीज बैठी हैं ह्यूमन बॉडीज के जो ब्रीथ एग्जॉस्ट होगा उससे भी जो हीट जनरेट होगी, जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वजह से भी हीट जनरेट होगी। तो मेनली जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, अगर मैं पैसेंजर की बात करूँ, वो कैबिन होता है। तो कैबिन में हमें रेफ्रिजरेटिंग स्पेस चाहिए, तो जब चिल्ड एयर यहाँ से डायरेक्टली पास करेगी तो वो जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है जो कैबिन है वहाँ से हीट को एब्जॉर्व कर लेगी, और उसके बाद कैबिन से जो एयर है वो बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जो कूलिंग टरबाइन है दैट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद एग्जॉस्ट फैन, और इसको हम कूलिंग फैन भी बोलते हैं, कि ये जो कूलिंग टरबाइन है एग्जॉस्ट फैन और कूलिंग फैन के साथ कनेक्टेड होती है। तो इट मीन्स कि जो वर्क डन हमें कूलिंग टरबाइन पे मिलेगा, तो ये जो वर्क डन है इसका यूज़ करते हैं हम कूलिंग फैन या एग्जॉस्ट फैन को रन करने के लिए। क्योंकि जो एग्जॉस्ट फैन का मेन काम है जो रैमिंग एयर आएगी हीट एक्सचेंजर से उसको डिस्चार्ज करना टू द एटमॉस्फेयर। तो अब देख सकते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है ये किस टाइप से हमारी हुई है, ये हमने देख लिया है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या थे और कैसे जो एम्बिएंट एयर है रैमिंग एयर में कन्वर्ट हुई, फिर कंप्रेसर से गई, फिर हाई टेम्परेचर प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, फिर वो कूल्ड हुई, उसके बाद टरबाइन से चिल्ड हुआ, प्रेशर टेम्परेचर कम हुआ, फिर उसने कैबिन में या फ्रीजिंग चैम्बर में उसने रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस किया। तो और जो मेनली अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है
अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ पे इसका मेनली यूज है, किस टाइप्स की फ़्लाइट्स में इसका यूज है, मेनली इसका यूज़ करते हैं जो ग्राउंड सरफेस कूलिंग है, ग्राउंड सरफेस कूलिंग, और दूसरा है कि जो स्पेशली हमारे पास होती हैं लो फ्लाइट स्पीड, तो इनके लिए ये जो हमारे पास रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, और NUnivers22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन कूलिंग सिस्टम से TS डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।